हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं पहले तो इंडिया को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। पहली डिस्कशन हमारा इंडिया की वुमेन टीम पे होगा, जो कि जिन्होंने एक आउटस्टैंडिंग और एक हिस्टोरिक विन लेकर आज जो है वो वर्ल्ड कप उठा लिया। और इंडिया अब उन ज़बरदस्त क्रिकेटिंग नेशंस में से एक बन गई है। वैसे ही एक बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेटिंग नेशन थी, लेकिन अब उन नेशंस में आ गई है जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्रिकेट की तकरीबन सारी ट्रॉफीज उठा ली। एक ट्रॉफी रह गई है और उसका नाम है क्रिकेट 50 ओवर वर्ल्ड कप, जो उन्होंने 2014 में ली थी और अब तकरीबन 2024-23 में उन्होंने मिस कर दिया, 9 साल बाद। तो उसको हटा दो तो 2024 में इन्होंने क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद इन्होंने 2025 में आके शुरू में 24 के एंड में 25 के शुरू में इन्होंने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो है वो इन्होंने एशिया कप जीता। और अब इन्होंने साल के एंड में T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप वुमेन वर्ल्ड कप जो है 50 ओवर वर्ल्ड कप, वो जीत लिया। तो मतलब है कि जितना प्रेस किया जाए उतना कम है। एक क्रिकेटिंग नेशन का कैरेक्टर वो बहुत क्लियरली डिस्प्ले होता है कि किस हद तक मेरिट प्रिवेल करता है, कितनी भूख मौजूद है ट्रॉफीज उठाने के लिए। और ये कमेंडेबल है। मतलब जितनी एफर्ट इन लोगों ने डाली हुई है, जितना पैसा इन्होंने डाला हुआ है, जितना दिल और जान लगाते हैं लोगों अपने क्रिकेटर्स की फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बाहर से कोचेस लेकर आते हैं, आईपीएल की फ्रेंचाइजेस पैसा लगाती हैं, मीडिया ट्रेनिंग कराते हैं, मीडिया कवरेज देते हैं। वो इवेंचुअली सारा अब जो है वो पे ऑफ 10 साल के बाद, आप देखो 10 साल का सफर है, उसके बाद जो है अब ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता पे ऑफ होना शुरू हो रही हैं। क्योंकि एक चीज है जो प्रिवेल करती है 1.5 अरब लोगों में, और वो है क्रिकेट का मेरिट। उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो उसके अब रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और अब आप एक बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटिंग नेशन बन गए हो। तकरीबन सारी ट्रॉफीज ले ली हैं, एक ट्रॉफी और बाकी है 2027 में, शायद आप कोशिश करो और ले लो। और वरना इसके अलावा तो जो आउटस्टैंडिंग ईयर का डिस्प्ले, क्रिकेटिंग डिस्प्ले आप लोगों ने दिया है 2024 और 2025 में, अनमैच्ड, आउटस्टैंडिंग, अ लॉट फॉर अदर कंट्रीज, फॉर अदर क्रिकेटिंग नेशंस टू लर्न फ्रॉम। आप एक बेंचमार्क बन गए हो, ठीक है ना। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द वुमेन टुडे। आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले ऑफ बैटिंग, बॉलिंग। 298 की विकेट थी। इस पिच पे रन बनते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी इनको आउट किया है। अगर मैं एग्जैक्टली देखूं तो क्या स्कोर पे आउट हुए, 246 पे ऑल आउट हो गए। ये वही ग्राउंड है जिसपे 338 चेस किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एक्चुअल में जो एक मॉरल विक्ट्री ये ले गए थे ना, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ले चुके थे। वहां से जब जो जीते हैं ना, उसने ही बेसिकली वो मोरल हाई किया है टू विन दिस दिस फाइनल गेम। और सबसे बड़ी चीज जो है ना वो ये, जो देख, मैं इनका स्कोर कार्ड भी देख रहा था, ऊपर से लेके नीचे तक आ जाओ, हर बंदा डबल फिगर्स में गया है। ऐसा लग रहा है स्कोर कार्ड देख के जैसे हर लड़की ने ये डिसाइड किया हुआ है कि आज के मैच की जीत में मेरा हिस्सा होना लाजमी है। ये डिसाइड किया हुआ है, ये प्लान किया हुआ है। अगर आप साउथ अफ्रीका का दे दो, देखो तो एक ऊपर से किसी ने 100 किए में, बीच में एक 80 का रन आउट हो गई, ठीक है, अनफॉर्चुनेट। लेकिन उसके अलावा फिर कोई ऐसा बड़ा कंट्रीब्यूशन आ नहीं सका, वरना ये टारगेट हो जाता। यहाँ पर रन बनते हैं, 300 रन चेज में इजीली जाते हैं, क्योंकि ड्यू आ जाता है इन ग्राउंड पर। ड्यू के होते हुए 298 चेज किया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वेल डन। और मजा आ गया देख के। मतलब जो मोटिवेशन और जो आप लोगों ने डिस्प्ले किया है अपनी ग्रिट का, अपनी डिटर्मिनेशन का, आने वाली नस्लें आपकी क्रिकेट में जो लड़कियां प्रोड्यूस होंगी ना, दुनिया देखेगी इसको। तो जबरदस्त। एनीवेज, ये तो हो गया इनके मैच का। अब आ जाओ भाई इनके मैन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैन वाले मैच। आज में मैच में क्या हुआ है? आज के मैच में ये हुआ है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर अवेलेबल नहीं थे, तो आज इंडिया ने तबीयत से धो दिया इनको। पहले तो इंडिया की बैटिंग, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है। दोनों जो ओपनर्स हैं उन्होंने
स्टार्ट अच्छा लिया, आउट हुए पहले ओवर में ट्रेविस हेड, लेकिन एक उसने वो अपने शॉट्स पे पूरा जा रहा था, बस उसने एक गलत शॉट मारा। खैर भारत वो खेलता ही ऐसे, उसका मैच खेलने का तरीका ही इस तरीके का है, रिस्क तो वो हमेशा ही ले लेता है। तो वो आउट हुआ पहले ओवर में ही। और उसके बाद जो दूसरा था वो आपका था जॉश इंग्लिस। 7 बॉलें खेली यार, एक तो बॉलें जाया कर दी, ऊपर से भी शॉट मारा तो वो वहां मार दिया जहाँ बिल्कुल फील्डर खड़ा हुआ है। खैर वो आउट हुआ। उसके बाद मिचेल मार्श काफी देर तक खड़ा रहा, क्योंकि दूसरे एंड से जो है ना वो टिम डेविड बहुत अच्छी हिटिंग कर रहा था। उसके बाद बस टिम डेविड शो था ये पूरा। मिचेल मार्श भी फिर उसके बाद आउट हो गया था, चक्रवर्ती ने उसे आउट किया। लेकिन जो टिम डेविड था ना यार, वो किसी के हाथ ही नहीं आ रहा था, मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है। 12-13 ओवर में ये आउट भी हो गया। और आप 12-13 ओवर का स्कोर देखो, जो कि कोई भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अगर आता है तो जो 18-19 ओवर में बनता है वो उसने 12-13 ओवर में लगा दिया। और इसने जो है वो 74 रन बनाए 38 बॉलों पे। कितने का स्ट्राइक रेट है इसका? तकरीबन 194 का स्ट्राइक रेट है। और शायद शायद 5 ओवर और रुक जाता तो ये कुछ कह नहीं सकते आप, क्योंकि वो बिल्कुल बाउंड्री पे कैच हुआ था। वो आप कह सकते हैं कि फील्डर की एक्सीलेंस थी, वरना शायद कोई और हमारे पाकिस्तान का कोई प्लेयर होता तो छक्का ही होना था वो। तो आप यूं कह सकते हैं कि शायद 5 ओवर और रुक जाता तो स्कोर शायद 15-20-25 रन और ज्यादा हो सकता था। लेकिन मैं अगर एक ओवरऑल बैटिंग में देखूं ना, बैटिंग के देखूं इनकी, ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इतनी बुरी नहीं थी। 186 184 कभी भी किसी भी पिच पे कोई बुरा, 186 है इनफैक्ट। ये कि आप किसी भी पिच पे बेशक खेल रहे हो, दुनिया की हार्डेस्ट पिच हो, आप अगर 180 क्रॉस कर गए हो ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार आप गेम से आउट हो। ठीक है ना? आज के गेम में एक तो ये कि अभिषेक शर्मा ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया इनके खिलाफ। और उसके बाद फिर सारे प्लेयर्स है ना वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देते हुए चले ही गए। सूर्य कुमार भी सेट हुआ, उसको मार्कस स्टोइनिस ने आउट किया। अभिषेक शर्मा सेट हुआ, उसको नेथन एलिस ने आउट किया। नेथन एलिस ने बाय द वे उसको दूसरी दफा आउट किया। पहले इसको स्लो बॉल पे आउट किया था, आज इस बार उसको बाउंसर पे आउट किया। और फिर शुभमन गिल बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि संजू सैमसन बैठ गया और ये खेल गया इस पिच पे, जहाँ पर रन इतने थे वहां पर संजू सैमसन बैठ गया और शुभमन गिल खेल गया। ठीक है, वो कीपर के कीप से कीपर रिप्लेस किया, लेकिन फिर भी मैं एक बात सोच रहा था कि वो तो इतना अच्छा बैट्समैन है कि वो एज अ बैट्समैन पूरा खेलता है, उसको जरूरत नहीं है कि वो कीपिंग करेगा तो वो खेलेगा। तो खैर, सब शुभमन गिल ने भी वो कोई इस तरीके की स्टेबिलिटी दी नहीं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, शुभमन गिल से जो ये एक्सपेक्टेशन आप लगा के बैठे हो ना कि ये स्कोर लेके चलेगा, वो चीज ये सिर्फ और सिर्फ वन डाउन पे कर सकता है। ये कभी भी ओपनर पे वो चीज आपको दे ही नहीं पाएगा जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं जब भी इसको देखता हूँ ये मैच करने की कोशिश कर रहा होता है अभिषेक शर्मा। जब तक ये वन डाउन नहीं आएगा, इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज नहीं होगी और फिर ये उस हिसाब से नहीं खेलेगा। जो आप इससे लेने की कोशिश कर रहे हो उसके लिए नंबर आपने इसको ओपनिंग का दे दिया है, जो नंबर है ही नहीं जो आप चाहते हो उससे। जो आप चाहते हो उसका नंबर वन डाउन बनता है, आप दे नहीं रहे हो नंबर, वो डिलीवर नहीं कर रहा। ये रिपीटेड फेलियर आ रहे हैं इसकी, कोई बड़ी इनिंग अभी तक दे नहीं सका है। 3 वनडे गुजर जाना और 2 T20, 3 ODI और चलो एक में बारिश भी हटा दो, तो भी आपके दो दो T20 गुजर जाना और एक बंदे की 4 मैचेस से कोई परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही है, ये अलार्मिंग नहीं लगता आपको? खैर बहरहाल, उसके अलावा तिलक वर्मा ने भी छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन दिया, अक्षर पटेल ने भी दिया। आज का मैच जो इंडिया हारी है, इंडिया जीती है और ऑस्ट्रेलिया हारी है, उसका रीजन दो दो फैक्टर है। एक, वॉशिंगटन सुंदर, बड़ी अच्छी पिक थी यार ये। आपने कुलदीप यादव को बिठाया, बहुत ब्रेव कॉल है। आई थिंक ग्राउंड को किसी ने असेस किया है कि इतना स्पिन नहीं है, उस हिसाब से उसको किया गया, वरना कुलदीप यादव वैसे बैठता नहीं था। वो तो आपकी T20 का परमानेंट बॉलर है यार। लेकिन क्योंकि शायद एशियन कंडीशंस में उसको ज्यादा यूज करते हैं, इधर ज्यादा यूज नहीं करते, तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने कुलदीप यादव की जगह वॉशिंगटन सुंदर को डाला और हर्षित राणा की जगह अर्शदीप को डाला। तो हर्षित राणा की जगह अर्शदीप ने भी न्यू बॉल से आउट किया और कुलदीप यादव की जगह वॉशिंगटन सुंदर ने बड़ी जबरदस्त मैच विनिंग नॉक खेल दी। और इसका जो स्ट्राइक रेट गया है वो 213 गया है।
तो भाई ये तो टिम डेविड से भी तेज खेला है। तो कहने का मतलब है कि ये वॉशिंगटन सुंदर अब इंडिया का एक ऐसा प्लेयर बनता जा रहा है जिसको शायद पांचवें या छठे नंबर से ना हटाना मुश्किल हो जिस तरह, क्योंकि अभी जो परफॉर्मेंस दे दिया आज इसने, ये भी मैच निकल रहा था हाथ से, ये तो वो टिक गया, उसने आगे हिटिंग शुरू कर दी तो मैच एकदम से पलटा है दोबारा। तो ये जिस नंबर पे आके हिटिंग कर रहा है ना, और ये जिस तरीके की स्टेबिलिटी दे रहा है, इसको मुश्किल हो जाएगा T20, ODI और टेस्ट तीनों में से बिठाना। कुलदीप यादव और इसका बड़ा टसल लगने वाली, और दोनों में से शायद कोई भी सेट नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों ही मैच विनर हैं। कभी वो मैच जिताता है, कभी ये मैच जिताता है। वो शायद ज्यादा जिताता है क्योंकि वो एशियन कंडीशंस और मिडिल ईस्ट यहाँ पर मैचेस ज्यादा होते हैं हमारे। और ये बाहर अगर खेल रहा है, ये इंग्लैंड खेल रहा है, 100 जाके कर रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छी बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग में भी डिसेंट है। तो भाई बड़ा सख्त कंपटीशन है इस नंबर पे, जिस नंबर पे आ रहा है ना खेलने। यहाँ पर यार बड़ा मुश्किल कॉल है कि एक बंदा स्पिनर खिलाया और वॉशिंगटन सुंदर को बिठा दे, नोइंग कि इतना गन प्लेयर है। उसकी बैटिंग की जो यूजेज है उसको कॉम्प्रोमाइज करके एक बॉलर खिलाना, ये भी एक बड़ा ब्रेव कॉल है, और आज वो ब्रेव कॉल लिया, इनको पे ऑफ हुआ। जितेश शर्मा ने भी अच्छी बैटिंग करी, उसका कैच 172 पे निकला, लेकिन वो कैच छोड़ दिया एंड उसने मिच ओवन ने। पता नहीं ये भी कैच छोड़ते हैं, मुझे पता नहीं था कि ऑस्ट्रेलियंस भी कैच छोड़ते हैं, लेकिन खैर अब नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल एक नई टीम है जिसको भी बिल्कुल प्रेशर मैचेस और इंटरनेशनल लेवल का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू प्लेयर्स, सबको नहीं है। फिर आ जाता हूँ मैं मेन रीजन कि ऑस्ट्रेलिया क्यों जीत गया, वो था भाई शॉन एबर्ट। 16 के रन रेट से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, दोबारा एक दफा देख लेता हूँ। हाँ, 3 ओवर 3.3 बॉलों पे 3.3 ओवर्स में 56 रन। अभी 4 ओवर पूरे भी नहीं किए थे और उसमें 16 रन पर ओवर। उफ, यानी सारे बैक बॉलर पिटे हुए हैं, कोई 7, कोई 8, कोई 9। 7, 8, 9 से इतना मैच नहीं हाथ में आता, ठीक है ना। एक ओवर मैच शॉट को दिया, ये मैथ्यू शॉट को क्यों ओवर देते हैं, मेरी बात नहीं समझ में आती यार, हटाओ उसको यार बैटिंग लाइनअप से, बॉलिंग लाइनअप से। तो मैं इनके जो बॉलर है मैथ्यू कुनिमन, उसने अच्छी बॉलिंग करी, 7.5 रन पर ओवर, 8 रन पर ओवर दिया है, और विकेट चलो कोई नहीं ली, लेकिन 4 ओवर 31 रन बहुत डिसेंट स्पेल है, ठीक है। उसके बाद फिर नेथन एलिस ने यार 3 आउट करे हैं 9 विकेटें लेके, 9 रन की इकोनॉमी पे। यार ये इसकी मैं एक बॉल देख रहा था जिसपे इसने अभिषेक शर्मा को आउट किया है। भाई इस बॉल की स्पीड 147.7 किलोमीटर पर आवर आई है, 148 किलोमीटर की स्पीड से इसने बॉल डाला है वो। मैं तो हैरान हो गया था देख के, यार इतनी तेज बॉल कर रहा है। और इसकी एवरेज स्पीड 138 140 तो आ ही रही थी, लेकिन वो जो उसने बाउंसर किया है 147 पॉइंट से, अगर स्पीड गन खराब हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो देखा 147.7 क्लिक्स, उसी वजह से वो आउट हुआ है, वरना आमतौर पे वो पुल मार देता छक्का। लेकिन उससे मिस इसलिए हुई कि एक्स्ट्रा 10 केज जो स्पीड थी, ये कैसे निकाल रहा है इतनी स्पीड, वैसे तो यहाँ पे तो एशिया में तो निकलती नहीं है इससे स्पीड। खैर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और मुझे गलत साबित इस तरह कर रहा है कि मैं ये समझ रहा था कि यार ये तो पिटने वाला बॉलर है, ये पिटता ही जाएगा। रोहित शर्मा ने उसको इतना मारा, तो मुझे लग रहा था कि ये तो वीक लिंक है, ये वीक लिंक तो T20 में तो बिल्कुल ही डिफरेंट बॉलर बन गया यार ये। जो ये ODI में डिलीवर कर रहा था, जो T20 में दे रहा है, तो बिल्कुल ही ऑपोजिट बॉलर हो गया, एक्सट्रीमली यूटिलिटी बॉलर हो गया मिडिल ओवर में। जहां पर लोग आगे पिटते हैं, यहाँ ये पिटता तो ये भी होगा, लेकिन विकेटें निकालना शुरू कर देता है ये। तो बहुत बड़ी एडिशन है यार, ये T20 के लिए तो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर बनता जा रहा है ये। ODI में खैर बहरहाल अभी भी मैं समझता हूँ वीक है, वो वहां पिटा भी बहुत था, और शायद आगे भी पिटेगा ओल्ड बॉल पे उसके। और शॉन एबर्ट भाई 3.3 ओवर्स 3.3 ओवर्स करके आपने 56 रन खा लिया यार। और इस बंदे की स्पीड क्या आ रही थी बॉल की, 130, 131, 133, 125। और अभिषेक शर्मा ने जो उसको एक शॉट लेग ग्लांस करके जो छक्का मारा था मिड विकेट पे, जो यूं मारा था छक्का, भाई वो 116 किलोमीटर पर आवर का बॉल था। 116 किलोमीटर पर आवर पे स्विंग हो रहा था, यानी इन शॉर्ट वो उसने स्लो भी नहीं किया था कि मैं ये बोलूं यार स्लो शायद किया, नहीं, उसने तो हवा में छोड़ा था, इन स्विंगर था, तभी तो वो यूं आया लेग साइड में मारा उसने।
तो ये बंदा मैच लगवा गया। अब मैं ये समझ रहा था कि यार ये तो शायद अच्छा एडिशन हो जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई अच्छा बॉलर नहीं नजर आ रहा था, शायद शॉन एबर्ट के आने से फायदा हो जाएगा। तो इनको तो इसको तो बहुत मार लग गई। ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल जो बॉलिंग है ना, वो इंतहाई वीक साबित हो रही है यार। और इस बॉलिंग पे तो ये मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये वर्ल्ड कप में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। पर दे दें तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये अपने होम ग्राउंड में सीमिंग कंडीशंस पे अच्छी बॉल नहीं कर पा रहे और वहां खुद इनके अपने बॉलर पिट रहे हैं, ये तो कभी देखा ही नहीं ना हमने हिस्ट्री में। मिचेल स्टार्क को उठा लो, पैट कमिंस को उठा लो, जॉश हेजलवुड को उठा लो, ये तो खड़ा ही नहीं होने देते थे। अब एक जॉश हेजलवुड क्या गया, इंडिया ने मेला लूटना शुरू कर दिया। ये सीरीज वैसे आप जीत इसी वजह से रहे हो कि इंडिया के 3 स्पीड गन्स नहीं है। अगर वो होते, 180 छोड़ो, आप 140 भी नहीं कर सकते थे, वो करने नहीं देता आपको। समझ रहे हो ना? ये मैच आप इस वजह से ले गए हो कि 3 स्पीड गन्स मिसिंग है। 3 में से मैं ये बोल रहा हूँ, एक भी होता ना, एक भी, कोई भी, आपको खेलने नहीं देना था उसमें। तो ये भी एक एडवांटेज में जा रही है चीज कि अब वो है नहीं अवेलेबल। उसके अलावा अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इनकी बॉलिंग लाइनअप में 2 बॉलर्स इनके पास और पड़े हुए हैं जो इन्होंने स्क्वाड में रखे हुए हैं। एक बेन डॉर्शेस है जो चैंपियंस ट्रॉफी भी खेला था, इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी खेलता था। इसका बॉल जो है वो स्विंग होता है, भाई ये एक ही डायरेक्शन है जिसका बॉल स्विंग होता है, और ये भी हवा में बॉल करता है। कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है, 132 133 यही वाली स्पीड है, कोई बहुत तेज बॉलर नहीं है, लेकिन ये बैटिंग के साथ थोड़ा सा हैंड दे देता है। तो एक तो बेन डॉर्शेस आ सकता है, और दूसरा इन्होंने एक बॉलर रखा हुआ है अपना माली बियर्डमैन। ये है 19-20 साल का बॉलर, ज्यादा एज नहीं है, ये अंडर 19 का बॉलर है, वहां से आया है। और इसकी मैंने बॉलिंग बिग बैश की थोड़ी सी हाइलाइट्स वाइलाइट्स निकाल के देखी, देखना चाह रहा था कैसा बॉलर है। तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ है कि यार 138 139 का ठीक ठाक बॉलर है, ठीक है। और इसका लेंथ बड़ा परफेक्ट है। लेंथ से मेरा मतलब ये है कि वो वाला लेंथ जो कि बेल्स पे खत्म होता है ना, ये वो वाला लेंथ करता है। और इसको हल्का सा बाहर हल्का सा अंदर स्विंग करना आता है। आमतौर पर इसका बॉल बाहर ही हल्का सा निकलता है, लेकिन इसका जो लेंथ है ना, वो बड़ा पक्का है। और पेस 138 तक है, 139 तक है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि आज का मैच में इंडिया जो स्कोर कर रहा था ना, उसकी एक वजह जो नजर आ रही थी वो ये था कि पेस ही नहीं था बॉलर्स का। मार्कस स्टोइनिस वही 130 के आसपास, शॉन एबर्ट 130 के आसपास, एक नेथन एलिस था जो 138 138 40 कर रहा था, वरना उसके अलावा एक, हाँ, जेवियर बार्टलेट वो भी 130 133 का। वो तो क्योंकि पेस 10 केस कम था, तो उसकी वजह से आज इंडिया की टीम ने फुल अपने हाथ खोले और मारा है, ठीक है ना। यही 10 केस का अगर मैं कह रहा हूँ एक बॉलर एंटर कर दो ना, इधर मार्ली बियर्डमैन को डाल दो, बैंड वॉर्सेस के मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो भी फिर वही बॉलर है जो बाकी हैं आपके पास। तो अगर शॉन एबर्ट का रिप्लेसमेंट ही लेना है तो मेरे हिसाब से माली बियर्डमैन लो आप, क्योंकि उसका पेस अप है, वो यंग भी है, वो थोड़ा सा चैलेंज करेगा, पिट भी जाए तो क्या, पिट तो ये भी गया। तो अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है कि वो क्या चॉइसेस लेते हैं, वो किसके साथ जाते हैं, क्या वो माली बेडमैन और का जो जो नया बॉलर है उस पर, क्योंकि माली बेडमैन के साथ जाएंगे या फिर वो शॉन एबर्ट के साथ स्टिक करेंगे या बैंड वॉर्शेस को डालें। बॉलर्स तो हैं स्क्वाड के अंदर, ठीक है, चॉइस कौन सी लेते हैं ये मैटर करता है। एक चीज जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में लोग जानते हैं कि यार वो जब अपने किसी बॉलर को या बैट्समैन को पिक करते हैं ना कि यार इसको हमने चांस देना है, तो फिर उसे पूरा रन देके उसे प्लेयर बना के छोड़ते हैं। या फिर अगर वो फिर नहीं प्लेयर बनता तो फिर वो सिस्टम में वापस ही नहीं आता, बहुत अरसे तक नहीं आता, फिर वो जाए पीछे खेले, अपने आप को दोबारा प्रूफ करे, वापस आए। लेकिन जब उसे मौका देते हैं ना तो उसे प्लेयर बनने का पूरा चांस देते हैं। अब क्योंकि जॉश जॉश हेजलवुड नहीं है, स्टार्क नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, तो शॉन एबर्ट के पास एक मौका है कि वो चाहे तो अपने आप को प्रूफ कराए और अपनी जगह बनाए। लेकिन जो बॉलिंग ये करके गया ना भाई आज, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है ये। बल्कि इनफैक्ट मैं तो नेथन एलिस को समझ रहा था कि वो शायद पिटेगा। मुझे तो सबसे तगड़ा बॉलर इनका नेथन एलिस ही लग रहा था, जो शुभमन गिल को खा गया, अभिषेक शर्मा को खा, ओपनर तो उसने उड़ा दिए सारे। एक्चुअल तो आप वो कह लो जो उसने जो ब्रेक थ्रूज दिए हैं, जो आपको इन रोड्स दिए हैं, वो तो उसने दिए हैं।
तो आपको एक बॉलर और चाहिए था जो विकेटें लेता, वो आपको मिल नहीं रहा। जेवियर बार्टलेट भी वही वाला बॉलर है, लाइन लेंथ पे बॉल कर दो, स्विंग यूं हो जाएगा, यूं हल्का सा हो जाएगा, लेंथ उसकी पक्की है, पेस वही है 130 133, तो फिट रहते। तो अब इनका जो अगला गेम है वो क्वींसलैंड में है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 6 को क्वींसलैंड में है, हेरिटेज बैंक स्टेडियम, पता नहीं, खैर क्वींसलैंड में है। तो देखते हैं क्या होता है। मेरा ख्याल है कि इंडिया इसी 11 से स्टिक करेगा। जितेश शर्मा ओवर संजू सैमसन, ये मुझे अभी भी हजम नहीं हो रहा। अगर आपकी टीम बुरा करती है, संजू सैमसन बुरा करता है, तो वो बाहर हो जाता है, लेकिन जब शुभमन गिल बुरा करता है तो वो बाहर नहीं होता, वो वहीं रहता है, दूसरा बाहर हो जाता है। देखो, ये चीजें ना यार आप लोग नहीं करते थे, इंडियंस। अब आपकी टीम में ये चीजें नजर आना शुरू हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, समझ रहे हो ना? आहिस्ता आहिस्ता दिख रही है। पिछले मैच में आपने हर्षित राणा को शिवम दुबे से ऊपर भेज दिया था, समझ रहे हो ना? अपनी टीम में ये चीजें बंद कर लो। फेवरेटिज्म से टीमें कैसे बर्बाद होती है ना, इसका एग्जाम्पल देखना है तो पाकिस्तान को देखो आके, ताकि आपको पता चले कि टीमें हमने कैसे खराब की हैं अपनी, आपको पता तो चले। फेवरेटिज्म एक वाहिद चीज है, अपने जाती फायदे, अपने जाती इंटरेस्ट, जिसकी वजह से हमारी टीम खराब हुई। हमारी टीम किसी हालत और किसी दर्जे पोटेंशियल वाइज किसी टीम से कम नहीं है। जिस दिन हमारी टीम मेरिट पे बन गई ना, हम दुनिया की किसी टीम को भी मार देंगे। लेकिन हमारी टीम मार कहाँ खाती है कि हमारे जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं ना, जो आते हैं बोर्ड के अंदर, सेलेक्टर्स आते हैं, कोचेस आते हैं, जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ये परवाह, इवन कैप्टन जो परवान चढ़ाते हैं अपने इंटरेस्ट को, वहां से हमारी टीम खराब होती है। हम पाकिस्तान को कहीं सेकंड नंबर पे करते हैं और सामने जो है वो अपने इंटरेस्ट लाना शुरू कर देते हैं और म्यूचुअली बना लेते हैं कि जी ये तुम्हारा इंटरेस्ट, ये मेरा, आओ मिलके दोनों सब अपने अपने पूरे करते हैं। और फिर उस तरह के प्लेयर्स जो कि बिल्कुल सेल्फलेस होते हैं, जैसे यूनुस खान था हमारे सिस्टम में, फिर हम उन प्लेयर्स को पीछे करना शुरू करते हैं कि यार ये हमें वो करने नहीं देगा जो हम चाहते हैं। इस तरह हमने अपना सिस्टम खराब किया है। अब आपके सिस्टम में ना उसकी शुरुआत होती नजर आ रही है मुझे। बचा लो, बचा लो और मेरिट पे टीम को खिलाओ। शुभमन अगर परफॉर्म नहीं कर रहा T20 में तो नहीं कर रहा, ठीक है ना? इस पे जिद लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं कर रहा हम तो चांस देंगे क्योंकि हमने उसे कप्तान बनाना है। क्या बेवकूफों वाली हरकत है यार, पूरी दुनिया देख रही है और हंस रही है ये हरकतें देख के तुम लोगों की। तो किस्मत अच्छी है कि बाकी टीम मेरिट पे है तो एटलीस्ट परफॉर्मेंस निकल के आ जाती है। एक शुभमन की वजह से ना आप लोग अपनी 11 खराब कर रहे हो। कोई भी प्लेयर आ सकता है और परफॉर्म कर सकता है आपका ओपनर पे। शुभमन की इतनी कोई जरूरत नहीं कि शुभमन का दुनिया का बेस्ट वो T20 प्लेयर है क्या? पता नहीं कहाँ से सोच लिया, वो तो आपके आईपीएल का बेस्ट प्लेयर नहीं है, तो T20 में वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर कहाँ से बन जाएगा वो ओपनर का? खैर आप लोग की अपनी चॉइसेस हैं, मुझे जो लगा मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं कुछ चीजों पे जो कि हमारी अपनी क्रिकेट से रिलेटेड है। यहाँ से जरा सा और इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है कि हम अपनी क्रिकेट में बात करते हैं तो और पैशन से बात करते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि लोगों के जहन में सवाल रेज हो रहा है, ये मैं जो अभी डिस्कशन सारी कर रहा हूँ ना, ये पोस्ट बाबर आजम नॉक है। बाबर आजम की नॉक के आफ्टर शॉक्स या आफ्टर इफेक्ट्स वो क्या है? वो ये हैं कि उससे पहला सवाल ये रेज होने लगा है कि जी फखर कहाँ जाएगा। देखो, मैं अगर माइक हैसन हूं ना, पहला सवाल जो लोगों के जहन में आ रहा है वो ये आ रहा है, फखर किधर जाएगा भाई? अगर ओपनर साइम है, साहिबजादा है और वन डाउन बाबर है, तो फखर किधर जाएगा? देखो, मैं अगर खुद एक माइक हैसन की हेड पहन लूं थोड़ी देर के लिए और मैं सोचूं कि यार हमने अपनी टीम को फॉर्म फॉर्म कैसे करना है, हमने दो ऐसे प्लेयर ओपनर बनाए हुए हैं जिन पे ट्रस्ट करना कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हम बेस्ड ऑन टैलेंट तो उन्हें मौका दे रहे हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में इन पे ट्रस्ट डाल देना पूरे मैच का, वो कभी कभी मसला बन रहा है हमारे लिए। मिसाल के तौर पे साइम अयूब एशिया कप में सारे मैचेस में फेल हो गया, किसी मैच में रन नहीं करके दिया। तो हमने बीच में एकदम से कॉल लिया और हम फखर जमान को ऊपर ले आए, ठीक है? अगर मैं कोच हूँ
तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इस चीज़ में कि मैं पहले साहबजादा, साइम, बाबर और उसके बाद सलमान अली आगा की जगह फ़खर को डाल दूँ, या अगर या सलमान अली आगा आता है अगर, तो उसके बाद फ़खर डाल दूँ नीचे, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी जो टीम नीचे बनती है। फ़खर आपकी T20 से बाहर नहीं होता, आपको उसे एडजस्ट करना पड़ेगा फिर मिडिल ऑर्डर में। अब ये भी एक सवाल पैदा होता है कि जी उसे मिडिल ऑर्डर में क्यों एडजस्ट करें, वो तो इतना ज़बरदस्त एशिया कप में ओपन ओपन किया है, उसने रन चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है। तो फिर दूसरा का सवाल ये बनता है, क्या आप ये कर सकते हो कि फ़खर को ऊपर कर दो और साइम को नीचे कर दो? ये तो आप कर नहीं सकते। क्या साइम खेलेगा 5वें नंबर पर? क्या 5वें नंबर का प्लेयर वो है? फ़खर तो खेल चुका है हर नंबर पे, वो एडजस्ट भी कर लेता है। क्या साइम करेगा? साइम नहीं करेगा। या कर पाएगा भी, मुझे नहीं पता, क्योंकि स्पिनर्स पे तो मुझे वो शुरू से वीक लगता है। कोई स्पिनर का बहुत अच्छा प्लेयर तो है नहीं। उसके डिसमिसल ज़्यादातर निकाल के देखो स्पिनर्स पे ही होता है। फास्ट बॉलर्स को तो अच्छा खेल लेता है वो। तो उसका यूज़ कहाँ बनता है? या तो साइम अगर ना खेले तो फिर ठीक है, लेकिन अगर खेले तो उसका यूज़ बनता किधर है? उसका ओपनर ही यूज़ बनता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माइक हेसन अभी ये सोच रहा है कि हम इन चारों प्लेयर्स को रखते हैं, बाबर, साइम, साहबजादा और फ़खर, ठीक है। ऊपर की 3 स्लॉट्स भरने के लिए 4 प्लेयर रखते हैं। जैसे जैसे हम टूर्नामेंट में आगे जा रहे हैं, अभी क्लोज जा रहे हैं, अभी हमारे और मैचेस पड़े हैं, ट्राई नेशन सीरीज आएगी, उसके आगे भी मैचेस होंगे। तो हम शायद ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान आ रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जितने भी मैचेस होंगे, इसमें हमें ये पता चल जाएगा कि इन चारों में से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी कौन दे रहा है। अभी तो बहुत टाइम है ना, अभी हम देख सकते हैं। तो वो ये चाह रहा है कि ऑप्शंस तो खुले रखो ना, ये ना हो कि हम 3 पे फंस जाएं और फिर ये हो कि आखिरी में जाके जब बिल्कुल टूर्नामेंट के सर पे खड़े हों तो हमारे पास हमें ये पता ना हो कि यार दूसरा ओपनर किसे खिलाना है, या उस वक्त अगर लेके भी गए तो उसे गेम नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर है कि आप अभी 4 अपने ऑप्शंस ओपन रखो, ठीक है ना। और 4 ऑप्शंस ओपन करके चांस आप वही दो, बाबर, साइम, साहबजादा और बाबर को। ये आपके 3 हो गए शुरू के। और फ़खर को आप चौथे, पांचवें, छठे जहां पे भी खिलाना चाहते हो रखो। इन केस साइम ऊपर से फेल हो जाता है, इन केस बाबर फेल हो जाता है, इन केस साहबजादा फेल हो जाता है, तो फ़खर एक ऐसा प्लेयर है जो किसी भी स्पॉट को इजीली फिल कर देता है। वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है ना। प्रॉब्लम है बाबर की, ये फ्लेक्सिबल नहीं हो पा, आप नंबर छेड़ दो बाबर का, परफॉर्मेंस गई। साइम की परफॉर्मेंस नंबर छेड़ दो, परफॉर्मेंस गई। साहबजादा की नंबर छेड़ दो, परफॉर्मेंस गई। वो खेलने वाला ही दायरे का प्लेयर है। तो फ़खर एक वाइड प्लेयर है जिसको आप रोटेट कर सकते हो और रख सकते हो कि यार जब जरूरत पड़ी, क्योंकि आप जैसे T20 का वर्ल्ड कप खेलोगे तो हर मैच कोई नॉकआउट तो होता नहीं है। लेट से कोई एक मैच में आप जो आपको नजर आया कि यार साइम नहीं रन कर रहा, ठीक है, तो आप ऊपर फ़खर को मूव करोगे, साइम को नीचे मूव कर दो, या साइम को हटा दो। अगर आपकी बॉलिंग पूरी है तो आप हटा दो साइम को। तो ये कॉल ली जा सकती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं ली जा सकती। तो फ़खर को मेरा ख्याल है इस हिसाब से रखा हुआ है और ठीक रखा हुआ है। हाँ, ये बात है कि उसको पहले बता देते और पहले से ही ओपनर लेके चलते तो फिर आपका दूसरा ओपनर साइम वो कब रन करता, फिर वो रन नहीं करता। तो मेरा ख्याल है ये बेहतर तरीका है कि आप पहले अपने इन 2 ऑप्शंस को दो मौका। अगर इनमें से आगे चल के लग रहा है कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिया तो फ़खर तो है ही, फ़खर इज देयर। इसका जवाब यही मेरे हिसाब से बनता है कि यार ठीक है, अगर ज्यादा ऑप्शंस लेके माइक माइक हैसन चलना चाह रहा है तो इसमें गलत चीज कोई नहीं है। ये समझना कि वो बाबर आ गया तो फ़खर कहाँ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। हो सकता है 4 में से कोई एक की फॉर्म जो है वो चली जाए, या ये हो सकता है कि टूर्नामेंट के दौरान कोई एक बुरा परफॉर्म कर रहा हो, पिचेस ऐसी हो जिससे लग रहा हो कि यार फ़खर ज्यादा बेहतर खेल रहे हो, तो फ़खर को ऊपर करो, नीचे साइम को कर दो यार। इंडिया से मैच लग गया है तो इंडिया के मैच में आप साइम नीचे ले आओ, फ़खर ऊपर ले जाओ। खास तौर पे फ़खर ऊपर ले जाओ, मैं तो कहता हूँ उस मैच में, क्योंकि वो उनको प्रॉब्लम होती है फ़खर से ऊपर। ले जाओ फ़खर ऊपर, अगर फ़खर से उनको प्रॉब्लम होती है तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और एक चीज़ और भी है, अब कल उस्मान तारिक खेला, तो उस्मान तारिक के खेलने के बाद जो है वो एक और भी चीज़ आ गई है कि जी सुफियान कहाँ चला गया। देखो यार, ये बात तो बीसीबी को खुद ख्याल करना पड़ेगा
कि अगर ऐसे आप लोगों ने टैलेंट उठा उठा के फेंकना है इंस्टेड ऑफ डेवलप करने के, फेंकना है, तो फिर तो आपकी टीम कभी जिंदगी में सेट नहीं हो पाएगी। आप हमेशा 4-4 6-6 महीने के प्लान ही बनाओगे, आप कभी लॉन्ग टर्म किसी प्लेयर को बना नहीं पाओगे। लॉन्ग टर्म में जो मोटी मोटी टीम है, जैसे इंडिया आज देखो कितनी मजबूत टीम बन गई है, वुमेन उठा लो, T20 उठा लो, वनडे उठा लो, टेस्ट उठा लो, तो ये मोटी टीमें जो बनती है ना, ये टाइम दे दे के डेवलप कर करके बनती हैं, अच्छे कोचेस देखे, मैच का टाइम देके। तो अब सुफियान नहीं है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको प्लान्स में रखे, ठीक है, और उसको ट्राई नेशन में मौका दे। उससे होगा ये कि आपके जो तीनों स्पिनर्स हैं ना, ये रोटेशन में रहेंगे, अबरार, सुफियान और आपका उस्मान तारिक। जो र्यूमर्स या जो लोग समझ रहे हैं ना कि उस्मान तारिक क्यों लाया गया है, अगर वो आपने कर दिया तो आप अपनी बेइज्जती करोगे भाई। पूरी पाकिस्तान को ये बात पता चल चुकी है कि अगर उस्मान तारिक आया और उस्मान तारिक को रिप्लेस करना पड़ा तो आप शादाब खान को इन कर दोगे, और आगे चल के आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सलमान अली आगा जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा तो शादाब खान को हम कप्तान मार्क कर देंगे। ये प्लानिंग 25 करोड़ लोग समझ चुके, ये आपका प्लान जो था ये खुल गया। तो अब सवाल सारा ये है कि इस प्लान पे अगर आप जाओगे तो पहले तो ये है कि अपने ही लोगों से बड़ी लान तान मिलनी है आपको। दूसरी बात ये है कि ये टीम अगर ले भी गए ना, तो क्योंकि गलत इंटेंशन से और गलत प्लानिंग से लेके जा रहे हो, गलत तरीके से लेके जा रहे हो ना, एक बंदे को बिला वजह घुसड़ने की कोशिश कर रहे हो T20 के अंदर, जो कि अभी T20 का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है फरवरी मार्च में, 4 महीने पहले किसी प्लान का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने उसकी जगह बनाने के लिए उस्मान तारिक को डाला है, तो ये तो फिर आप समझ लो कि पाकिस्तान के साथ वो जो मैंने अभी बात की थी ना कि हम अपने इंटरेस्ट की वजह से टीम को बर्बाद करते हैं, तो फिर आप वही वाला काम करोगे। लेकिन अगर आपने टीम बनानी है, ठीक है ना, तो मैं ये बोलता हूँ उस्मान तारिक भी बुरा बॉलर नहीं है, वो भी एक अच्छा बॉलर है। उस्मान तारिक, सुफियान और अबरार, इन तीनों को आप रोटेशन में रखो, रोटेशन में रखो। और फिर आगे चल के जैसे श्रीलंका में हमने खेलना है, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 3 स्पिनर कैरी कर लेते हो यार, एक रिजर्व में डालो और बाकी 2 स्पिनर जो हैं, वो कोई भी 2 स्पिनर जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उनको आप लेके जाओ। अब अगली सीरीज में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ उस्मान तारिक अगर है तो है, मुझे कोई उस्मान तारिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो करे, लेकिन सुफियान को डालो यार, ठीक है। अब आपने सुफियान को तो रखा नहीं है, रिजर्व में रखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ रिजर्व से निकाल के डालो यार, एक आधा इंजर्ड इंजर्ड अगर कोई होता है तो उसकी जगह रिप्लेस करके डालो, क्योंकि हमें हमें ये इक्वालिटी चाहिए वर्ल्ड कप से पहले कि सारे प्लेयर्स आपके प्लान्स में हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अब रेगुलर उस्मान तारिक और अबरार को चांस मिलना शुरू हो गया, ठीक है, तो फिर तो क्लियर है ना कि आप उस्मान तारिक को रिप्लेस करके किसे लेके आओगे वर्ल्ड कप के लिए। बाकी तो किस्मत के राज अल्लाह जानता है, क्या पता कि कल को उस्मान तारिक को 6 आउट कर दे एक मैच के अंदर, तो आप उसे भी बाहर नहीं कर पाओगे, वो तो शहबाज शादाब क्या, वो तो सुफियान दोनों की जगह खा जाएगा वो अकेला। तो किस्मत तो फनी गेम्स खेलती है। तो आपने बहरहाल डाला इसीलिए, अगर है तो मुबैना तौर पे तो ये एक गलत इंटेंशन वाली टीम बनेगी, ठीक है, जो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। सारे बॉलर्स जो हैं उनको आप गेम टाइम दो, और फिर जो बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स हों उन पे टीम बना दो, ठीक है। आखिरी दिन कौन खेलता है कौन फेल होता है ये तो किस्मत की बात है, लेकिन आप अपने सारे प्लेयर्स को प्लान्स में रखो। ये जो स्पिनर्स आपको मिल गए हैं, फैसल अकरम तो अभी खेला नहीं है, लेकिन वो खेलेगा तो हमें पता चलेगा, वो भी बड़ा हल्का स्पिनर नहीं है कहीं से। फैसल अकरम, अबरार, अबरार तो वैसे ही इतना जबरदस्त आपका सेट बॉलर, तो वैसे बाय द वे आपका अबरार ही है, ठीक है। फिर सुफियान और फिर उस्मान तारिक, ठीक है। ये जो आपके 4 स्पिनर बन गए हैं भाई, इन्हें मैच विनिंग बॉलर बनाओ, मैच विनिंग बॉलर बना दो इन्हें। आपके पास आकिब जावेद के पास ये एक सुनहरा मौका है कि पाकिस्तान को वो 4 स्पिनर्स दे जाए, इससे पाकिस्तान पागल करके रख दे पूरी दुनिया को, चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैचेस हो। टेस्ट मैचेस में तो अलग हैं, लेकिन चलो इनमें से भी टेस्ट मैचेस में बाय द वे जा सकते हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस तरह की टीम बनाओ, और
जो अपने ऑप्शंस हैं उनको रखो। इसलिए ना रखो कि एक ने एक को हटाना है तो दूसरे को लाना आसान हो जाएगा। ये अगर करना है ना तो फिर मैं बता रहा हूँ आप बहुत ज्यादती करोगे अपने अपनी मुल्क की टीम के साथ। कोशिश करो कि सारे प्लेयर्स को रखो, सबको चांस दो, और उसके बाद फिर सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमें भी नजर आ रहा है, जो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो नहीं करेगा हम खुद कहेंगे कि यार इसको अभी हटाओ, पीछे करो, वर्ल्ड कप के बाद देखना, बाकी अभी वर्ल्ड कप में ये वाले लेके जाओ। हम तो खुद कहेंगे ये बात, ठीक है। अभी शादाब खान जो लोग ऐसे कर रहे हैं कि जी वो ये हटेगा तो वो आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा शादाब खान? 4 महीने पहले तक तो वो किसी किसी प्लान में है नहीं। ट्राई नेशन सीरीज अभी गुजरेगी, आपका नवंबर भी निकल जाएगा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने के अंदर शादाब खान कहाँ से आ जाएगा और कहाँ से कप्तान बन जाएगा? कप्तान तो छोड़ो, उसकी तो टीम में जगह नहीं बन रही। तो ये बेकार बातें हैं, और शादाब खान इस टीम में नहीं बनता, पीरियड। और दूसरी बात ये है कि आप खिलाओगे भी किस बुनियाद पे? सलमान अली आगा धड़ाधड़ जो है वो सीरीज जीत रहा है, T20 की सीरीज साउथ अफ्रीका से भी निकाल ली उसने, ठीक है। तो मैच विनिंग कप्तान बन रहा है वो आपका, एक सिवाय एशिया कप के बाकी तो सारी सीरीज उठा रहा है वो। तो कैसे हटाओगे उसे आप? तो वो भी आपका T20 का कप्तान बनने जा रहा है, और अगर वो हटेगा, इससे बड़ी ज्यादती कोई नहीं हो सकती। तो अब शदाब शदाब करना बंद कर दो। अब जो आपके पास प्लेयर्स हैं इनमें से ही आगे लेके जाओ, और सुफियान को मिस नहीं होने दो। आपकी ग्रेटनेस यहीं से पता चलेगी कि अगर आप सुफियान को प्लान्स में रखते हो। वरुण भी प्लान में होता है इंडिया के अंदर, कुलदीप भी प्लान में, कुलदीप की कोई जगह नहीं बन रही इसका मतलब ये नहीं वो प्लान से आउट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर वॉशिंगटन सुंदर भी है। अब वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेलता तो कुलदीप खेलता है, तो वॉशिंगटन सुंदर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लान से आउट हो जाता है, ठीक है। 3 से 4 तगड़े स्पिनर हमेशा प्लान में रहते हैं, उनमें से चूज किया जाता है कि यार ये 3 हमारे लिए, ये 2 हमारे लिए भी फिलहाल इस सीरीज के लिए जरूरी है, बाकी 2 हमने रखे हैं, हम उसको अगली सीरीज में यूज करेंगे। प्लान्स में रखो। ये नगीने हैं, इतने स्पिनर्स अभी मैंने नहीं देखे किसी टीम के बाद भाई, जो इतने आपके पास आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। इनको इस्तेमाल करो और उनको होल्ड करना सीखो, टैलेंट को बचाना सीखो। और नहीं बचाओगे तो फिर वही बेड़ा गर्क होगा, अगले 3-4 महीने, 6 महीने में कोई कोच या कोई सिलेक्टर आके टीवी पे बैठेगा और बोलेगा जी हमारे पास तो टैलेंट है ही नहीं, हमें तो बैटिंग में टैलेंट है ही नहीं, स्पिनर में है ही नहीं। ये आके बातें करना शुरू कर देंगे। पूरी दुनिया ने देख लिया है आपके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, आपके पास फास्ट बॉलर्स का अच्छा पूल बन रहा है, सलमान मिर्जा ऐड हो गया, मोहम्मद वसीम पड़ा हुआ है, और आपके पास बैट्समैन में भी 2-4 नए प्लेयर आपने टेस्ट कर लिए, ठीक है ना। अब इनको रोटेशन में किस खूबसूरती से आपने आगे लेके जाना है, यहाँ से आपकी ग्रेटनेस पता चलेगी। और सियासतें मारोगे तो फिर हम सब बैठे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है ना। खैर बहरहाल पाकिस्तान का मैच जो है वो अगला जो है वो 4 नवंबर को है फैसलाबाद स्टेडियम में, इंशाल्लाह देखेंगे उसको, फॉलो करेंगे। कल तो कोई मैच नहीं है, इंशाल्लाह फ्राइडे 4 को देखते हैं कौन सा मैच है इनका। मैच जो है ऑस्ट्रेलिया का जो है 6 को होगा, तो ये दोनों मैच देखेंगे इंशाल्लाह कि फिर कैसे होगा। वीडियो यहीं तक है आज की। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ, अल्लाह हाफिज़।